बार फिर कहानी कुर्सी की में आपका स्वागत है। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सनातन विरोधियों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजे तो 24 घंटे पहले मध्य प्रदेश के ही इंदौर में योगी आदित्यनाथ ने भी सनातन विरोधियों पर करारा हमला किया। देवी अहिल्या देवी की पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म पर सवाल उठाने वालों पर जमकर हमला बोला। कल योगी ने क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। प्रश्न उठाए जाते हैं, भारत के बारे में प्रश्न उठाए जाते हैं, भारतीयता के बारे में प्रश्न उठाए जाते हैं, सनातन धर्म पर प्रश्न उठाए जाते हैं। आज प्रश्न उठाए जाते हैं, ये वही लोग हैं जो कभी राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाया करते थे, श्री कृष्ण के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाया करते थे। जो सनातन नहीं डिगा था रावण के अत्याचार से, जो सनातन नहीं मिटा था कंस के अहंकार से, और जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब की तलवार से, उस सनातन को ये सत्ताजीवी क्या मिटा पाएंगे। तो सनातन अजर अमर है, योगी कह रहे हैं, पूरे धार्मिक परिप्रेक्ष्य के साथ समझा रहे थे। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं विजय जी, ये 80% सनातनी है। कांग्रेस ना जात की इक्वेशन में फिट बैठती है, ना सनातन की इक्वेशन में फिट बैठती है। फिर मजबूरी क्या है कि जो खुल के विरोध भी नहीं कर पा रही सनातन विरोधी बयानों का? देखिए, कांग्रेस की दुविधा कहाँ है। आज़ादी से पहले कांग्रेस जो है देश की हिंदू पार्टी थी और अंग्रेजों ने इस बात को समझा था कि वो हिंदू पार्टी है, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग को खड़ा किया। अब जो पार्टी आज़ादी से पहले हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही हो और हिंदू पार्टी के तौर पर पहचानी जाती हो, आज वो हिंदू के होने पर ही सवाल खड़ा कर रही हो, संकट खड़ा कर रही हो, ये एक अब अलग तरीके की दुविधा है उनकी। और फिर आज़ादी के बाद भी देखिए, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक इस तरह से सनातन का विरोध नहीं किया। वो सेक्युलरिज्म पर आए, लेकिन इंदिरा गांधी को तो आपने देखा होगा कि देवरा बाबा को लेकर और तमाम तरीके की बातें उन्होंने की हैं। आज मुश्किल क्या है कि जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है उसमें दो सबसे बड़ी पार्टी हैं। पहली पार्टी है कांग्रेस जिसके 50 एमपीज हैं, और दूसरी पार्टी है डीएमके 23 एमपीज वाली। तो डीएमके को हटा ही नहीं सकते वो नाराजगी में। दूसरा, डीएमके का फायदा यह है कि कांग्रेस को वो चैलेंज नहीं करते लीडरशिप को। ममता बनर्जी है तो वो खुद ही लीडर है, नीतीश कुमार हैं वो खुद लीडर है, शरद पवार हैं वो खुद लीडर है। डीएमके उनका एक ऐसा पार्टनर हो सकता है जो उनके साथ रहे, और राहुल गांधी जी या कांग्रेस की कोई भी लीडरशिप हो उसको वो चैलेंज नहीं करेगा। और अगर इसमें से डीएमके निकाल देंगे तो फिर वो जो कई बार होता है ना, घर टूटा हुआ है और उसमें से भी 3 ईंटें नीचे से निकाल दें तो वो धराशायी हो जाएगा। तो ये बड़ी दुविधा है। आज आप कहें कि डीएमके पर क्यों नहीं बोल रहे, डीएमके पर कैसे बोलेंगे वो, क्योंकि डीएमके पर बोल के यदि डीएमके नाराज हो जाए तो डीएमके का कोई नुकसान नहीं हो रहा उस राजनीति में। तमिलनाडु में कोई नुकसान डीएमके का होने वाला नहीं है इस पूरे इशू पर। वो अपने को मजबूती कर रहे हैं। नुकसान होगा तो कांग्रेस का होगा, दोनों तरह से होगा। डीएमके चली जाएगी उनके, और यहां पर कुछ बचेगा नहीं उनके लिए। समीर जी, कांग्रेस के पास बचेगा क्या हिंदी बेल्ट में? अगर डीएमके को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, सारा नुकसान शिफ्ट हो रहा है हिंदी बेल्ट में। एमपी छत्तीसगढ़ की हमने बात की, यूपी में 80 सीटों में से अगर आप देखेंगे तो यूपी की 80 सीटों में कितनी सीटों पर हिंदू प्रभाव है वो सबको पता है। फिर कांग्रेस के लिए मिलेगा क्या? देखिए, वैसे भी कांग्रेस के पास फिलहाल राजनीतिक रूप से देखा जाए तो उत्तर भारत में कुछ भी नहीं बचा है। 2014 का परिणाम देख लीजिए, 2019 का लोकसभा का परिणाम देख लीजिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव देख लीजिए। तो उत्तर भारत के जितने भी राज्य आते हैं उसमें बड़े क्षेत्र में कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस ये कोशिश कर रही थी कि इंडिया गठबंधन के साथ आके सीट शेयरिंग में जाकर हम इस स्थिति में आ जाए कि आने वाले 2024 में विपक्ष का पद पाले, और कुछ जगह हम इस स्थिति में आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों को नुकसान पहुंचा सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस जिस उम्मीद से जुड़ा हुआ था कि इसके साथ जुड़कर, इसके कंधों पे खड़े होकर कांग्रेस अपने आप को सर्वाइव कर लेगी, मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस के लिए अब संभव नहीं है। दक्षिण की पार्टियां भले ही सनातन का विरोध करे, लेकिन अब आरजेडी भी सनातन का विरोध कर रही है। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने सनातन के खिलाफ बोल दिया, अखिलेश के पार्टी के नेता बोल रहे, मायावती की पार्टी के कुछ नेता सनातन के खिलाफ बोलते रहे। तो कांग्रेस किस किस का विरोध करेगी? इसको राजनीति इन्हीं के साथ करना है। और कांग्रेस खुद अब इस भ्रम में है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो अगर हिंदुओं का साथ देगी तो हिंदू के वोट उससे मिलेंगे क्या। दलित उससे चले गए, पिछड़े उससे चले गए, मुसलमान दूसरे क्षेत्रीय पार्टी में चले गए हैं,
हिंदू का बड़ा वोट बैंक भाजपा के साथ है, कांग्रेस के साथ बचा कुचा 1-1.5% बचा हुआ है। तो कांग्रेस तो अब दिग्भ्रमित हो चुकी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पास क्या है। तो कांग्रेस तो अब सबके साथ बह रही है, इंडिया गठबंधन के साथ जैसा वो निर्णय ले रही है, उनके पीछे लग्गू बन के कांग्रेस रही है, और कांग्रेस इसी तरह से राजनीति करती रहेगी। तो 2024 के बाद कांग्रेस को नाम लेने वाला भी भारतीय राजनीति में कोई बचेगा नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं, कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, 543 लोकसभा की सीटों में से हिंदू बहुल सीटें 431 हैं, मुस्लिम बहुल 80 हैं, ईसाई बहुल 19 हैं और सिख बहुल 13 सीटें हैं। हर्षवर्धन जी, इस पूरी इक्वेशन में ये कौन सी समझदारी है? 431 पे कोई ध्यान नहीं। मुझे लगता है कि ये तो कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि उस वाली लड़ाई में तो वो कहीं है नहीं। और अगर आप ध्यान से देखिए तो बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस अगर 100 सीटों के आसपास पहुंच जाएगी तो हम उस लड़ाई में पहुंचेंगे, यानी 100 सीटें कांग्रेस की हो जाए, बाकी जो विपक्षी दल हैं वो किस सीटें पाए, और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से 272 के मैजिक फिगर से थोड़ा नीचे आए। लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के ये दोनों जो भाषण हैं, जो उन्होंने इंदौर में दिया और जो बीना में प्रधानमंत्री बोले, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि रावण भी सनातन को खत्म नहीं कर पाया इतना अत्याचार करके, कंस का अहंकार नहीं खत्म कर पाया, बाबर और औरंगजेब की तलवार नहीं खत्म कर पाई। बड़ा क्लियर है। मतलब अगर किसी को बार बार ये लगता है ना कि क्या हिंदू मुस्लिम करती है भारतीय जनता पार्टी, बाबर और औरंगजेब को छोड़कर ये दोनों सनातन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में दोनों अपने अपने समय के बहुत बड़े लोग थे, लेकिन पथ भ्रष्ट थे, राक्षस हो गए थे, अत्याचार करने लगे थे, अहंकारी थे और एक तरह से कहें धर्म विमुख हो गए थे। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? हमारे बीच से ही स्वामी विवेकानंद निकलते हैं, हमारे बीच से ही संत रविदास निकलते हैं, हमारे बीच से ही माता शबरी, जो राम की बात करेंगे तो शबरी के बिना होगा नहीं, यानी जो करुणा भाव है, जो एक साथ सबको लेकर चलने का भाव है। तो बड़ा क्लियर मैसेज है कि सनातन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप अगर ये सोचें कि सनातन इनको कहेंगे दूसरे को क्यों नहीं कहेंगे, और हिंदू के बीच में हिंदू कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। तो उन्होंने चिन्हित कर दिया कि जो धर्म विमुख हो रहा है वो राक्षस हो सकता है, वो रावण हो सकता है, कंस हो सकता है, बाबर हो सकता है, औरंगजेब हो सकता है। तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है और मुझे लगता है कि ये लोगों को समझ में आएगा। जब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की बात सुनेंगे तो लोग उनको समझ में आएगा कि सनातन क्या है और उस पर हमला करने वाले कौन लोग। सनातन इंक्लूसिव है ये कहा जाता है। जब G20 में बात होती है तो वसुधैव कुटुंबकम G20 की स्टेटमेंट में शामिल होता है, तो फिर सनातन पर ये सारी बहस क्यों? ये थोड़ा समझ से परे है। विजय जी, अगर मैं अब स्टेट वाइज एक आंकड़ा रखना चाहता हूं आपके सामने, बिहार में 40 में से 31 सीटों पर सनातन वोट है, झारखंड की 14 में से 11 सीटों पर 80% से ज्यादा सनातनी है, महाराष्ट्र में 48 में से 44 सीटों पर सनातन वोट है, मध्य प्रदेश में 29 में से 27 सीटों पर सनातन प्रभाव है, कर्नाटक की 28 में से 27 सीटों पर सनातन प्रभाव है। फिर ये सनातन प्रभाव के खिलाफ लड़ने वाले बयान आरजेडी वाले भी दे रहे हैं। इकलौती ममता बनर्जी ऐसी हैं जिन्होंने असहमति जताते हुए सनातन का बचाव किया है। देखिए, आपने सीटों का बंटवारा बहुत अच्छे से किया है ये स्टडी के हिसाब से, लेकिन मैं समझता हूँ हिंदुस्तान को और सनातन को अलग करना बेमानी जैसा है। ठीक बात है जी। ये सीटों के बंटवारे से सनातन को नहीं बांट सकते आप। हिंदुस्तान की सांस में, हवा में, जीवन में सनातन बसा हुआ है, ठीक है। और सनातन की खासियत क्या है कि वो किसी एक के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। सनातन में सब कुछ भाव के साथ भी आप रह सकते हैं सनातनी, ठीक है। जो त्रिपाठी जी ने कही ना कि जब आप धर्म विमुख होते हैं ना तो वो सनातनी विरोधी है, धर्म विमुख सनातनी विरोधी होता है। तो वो महत्वपूर्ण बात है। हालांकि अब मैं ऐसे चीज का जिक्र मुझे याद आया कि गुरु गोलवलकर की बात याद आई। वो शायद कांग्रेसियों को पसंद ना आए, लेकिन कांग्रेसियों के लिए बहुत काम की चीज है। जब जनसंघ बहुत मतलब 1952 में 51 से जब चुनाव लड़ रही थी और 70 तक पहुंच गए और कभी सरकार बनने की संभावना नहीं लगी, तो जनसंघ के कुछ नेताओं ने गुरुजी के साथ बातचीत की। एक बैठक हो रही थी, ठीक है। उस बैठक में उन्होंने कहा, उसमें वाजपेयी जी जैसे बड़े नेता भी शामिल थे, कि क्या करें, ये हम लोग जो विचारधारा के साथ चल रहे हैं इससे तो कभी सत्ता में नहीं आएंगे। तो बात गुरुजी से ने कहा, तो गुरुजी ने कांग्रेस लंदन की, ब्रिटेन की लेबर पार्टी का उदाहरण देते हुए और वहाँ की पॉलिटिक्स का उदाहरण देते हुए कहा कि विचारधारा के साथ
आने में, सत्ता में आने में लेकिन वक्त भले ही लगता हो, लेकिन जो लोग विचारधारा के साथ जुड़े रहेंगे वो लंबे वक्त तक सत्ता में रहेंगे। और ये 70s की बात है, उन्होंने कहा था कि 30 साल में। तब मैं आपको रोकता हूँ, तब मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप भी एंडोर्स कर रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी सत्ता से जाने वाले नहीं है? नहीं, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ कि 70s की बात है ये, और 96 में 98 में भारतीय जनता पार्टी आ गई थी, ठीक है। और फिर उन्होंने मतलब बहुत क्लासिफाई करते हुए कहा कि वहां पर वो पार्टी पहली बार आई तो कम बहुमत के साथ आई, और उसके 10 साल बाद वो पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ आ गई। करीब करीब वो का वही साइकिल हिंदुस्तान में हुआ। 96-98 में वाजपेयी की सरकार बनती है पहली बार, और 2014 में भाजपा की सरकार बड़े स्पष्ट बहुमत के साथ बनती है। तो कांग्रेस के लिए ये, मैं राय नहीं दे रहा, लेकिन कांग्रेस के लिए एक रास्ता है कि विचारधारा सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ये सनातनी को, आप 28 सीट पर है, 24 पे, तो हम 24 सीटों पे सनातनी रहेंगे, 4 पे नहीं रहेंगे, वो नहीं। आप विचारधारा में क्लियर कर लीजिए, और वो आज उनके पास मौका है कि वो क्लियर कर लें स्टैंड कि वो सनातन के साथ रहना यानी चाहते हैं। विचारधारा जरूरी है। विचारधारा मजबूत हो तो चेहरा मायने नहीं रखता, फिर वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी। एक लाइन में जोड़ देता हूं ना कि विचारधारा इतनी महत्वपूर्ण है कि जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 7% वोट मिले थे, और 7% से लेकर भारतीय जनता पार्टी 45% वोट बैंक पे आ गई, और कांग्रेस 45% वोट बैंक से लेकर 18% वोट बैंक पे आ गई है। इसी वोट बैंक से जोड़ते हुए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पीएम मोदी आज खुद मध्य प्रदेश में हैं। कल मध्य प्रदेश, आज जाने से पहले दिल्ली में थे और फोकस मध्य प्रदेश पर ही था। तकरीबन 1 घंटे मध्य प्रदेश पर बैठक हुई, सेंट्रल इलेक्शन सीईसी की बैठक थी। बीजेपी ने राष्ट्रीय मुख्यालय में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सीटों पर नाम तय कर लिए, और माना जा रहा है कि 20 से 25 सीटों पर कभी भी ऐलान हो सकता है। अब की बार मध्य प्रदेश में हर्षवर्धन जी, बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है कि नाम पहले अनाउंस कर रहे हैं। पहले एक सेट आ चुका है, अब एक और 25 से 30 सेट का आ सकता है। तो इससे शिवराज सिंह चौहान को कितनी मदद मिलने जा रही है, और जमीन पर मध्य प्रदेश में आज क्या तस्वीर दिख रही है आपको? ये देखिए, एक तरह से कहें कि जो अर्ली मूवर एडवांटेज होता है वो तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, लेकिन राजनीति में हमेशा अर्ली मूवर एडवांटेज नहीं होता है अगर उसके साथ बहुत सी और चीज़ें नहीं जुड़ी हों, जिसको कहते हैं ना कि कुछ बड़े प्रोग्राम के साथ, बहुत पक्के वाले प्रोग्राम के साथ आप नहीं चलते तो प्रत्याशी घोषित भी कर दिया तो क्या। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को लेकर, और मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ भी, यहां मैं कहूंगा कि जहां राजस्थान में सबसे आसान जीत उसकी दिख रही है, वहां उसकी रणनीति फिर भी हम लोगों को लगता है, मतलब मुझे कम से कम लगता है कि थोड़ा ढीली है। छत्तीसगढ़ में वो बहुत कमजोर है, फिर भी वो बड़ी एकदम ताकत लगा रही है, और मध्य प्रदेश में जहां उसको लगता था कि थोड़ा मुकाबला कांटे का है, तो वहां उसने अपनी दौड़ थोड़ी बढ़ा दी है। अब उन सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, जहां आदिवासी समुदाय के लोग, या ऐसी जगह पर जहां उससे नाराजगी हुई, उन जगहों पर उसने एक प्रत्याशी खड़ा किया, उस प्रत्याशी के साथ एक कार्यक्रम दे दिया। अभी सनातन वाला एक एजेंडा उनको मिल गया, और जो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर गारंटी लेते हैं, और शिवराज सिंह चौहान के काम को देखते हुए वहां की जनता जब फैसला करेगी तो उसको लगेगा कि 20 साल में तो बेहतर ही हुआ, और बीच में 1.5 साल की कमलनाथ जी की सरकार आती है जो तुलना के लिए मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि इतने ढेर सारे फैक्टर हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति को तय कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये अर्ली मूवर एडवांटेज है, तो वहां मुश्किल क्या, कमलनाथ जी भी यही चाहते थे, लेकिन कमलनाथ जी ने जो कोशिश करके नैरेटिव अपने पक्ष में किया था, जिसको हम कहें कि हनुमान भक्त के तौर पर बाबा बागेश्वर की कथा, 80% हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र अलग से क्या बनेगा क्या, और फिर और दूसरे काम भी किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम उसको सपोर्ट नहीं कर पाए, उसकी जो नेशनल लीडरशिप थी वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाई। तो एक तरफ जिसको कहते हैं कि सेंट्रल से लेकर स्टेट तक एक तय प्रोग्राम है, उस पर समय समय पर उसको आगे बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ कोशिश तो होती है, लेकिन जिसको हम कहते हैं आधे अधूरे मन से हुई और फिर थोड़ा सा पीछे हो गए। तो कांग्रेस उसी ट्रैप में फंसती हुई दिख रही, उसी आप कह रहे हैं कांग्रेस ट्रैप में फंस रही है। विजय जी, सवाल यह है कि मध्य प्रदेश वो स्टेट है जिसको लेकर कांग्रेस बहुत आशावान है, खासकर सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर भी आ रहे हैं, उस पर एक क्या लग रहा है? मैं समझता हूँ इसको है की जगह थी कहें तो थोड़ा सा ज़्यादा सही वो होगा। आशावान थी वो, आज वो खिसक रहा है, जैसे हर्षवर्धन जी ने भी जिक्र किया, वो कांग्रेस एज पर थी। यदि ये इलेक्शन का ईयर को हम शुरुआत देखें 23 को, तो कांग्रेस एज पर थी, कमलनाथ जी भी बेहतर काम कर रहे थे और वहाँ पर एक माहौल बन रहा था शिविर, और 18 साल कोई सरकार में रहे तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो, ये कहना ही मतलब गलत होगा।
तो एंटी इनकम्बेंसी तो शिवराज सरकार के खिलाफ होगी, और ये शिवराज जी को कोई भी सरकार होगी तो लेकिन 18 साल बावजूद इसके उसके वोट बावजूद- परसेंटेज ज्यादा था कांग्रेस से। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी के हाँ, बावजूद लेकिन अब हाँ, और 5 साल और बढ़ गए ना, 4 5 साल साल और बढ़ बढ़ गए, गए। तो उसके बाद भी वो एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कांग्रेस को समझने की जरूरत है। फिर मैं एक बात का जिक्र करूं, विचारधारा की बात मैं फिर से करता हूं, क्योंकि कांग्रेस में कुछ जहां पर काम करना ना उसकी बात मैं कर रहा हूं। 1977 में कांग्रेस की सबसे बड़ी हार हुई थी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ, और दूसरी बड़ी हार हुई थी 1989 में बोफोर्स पर राजीव गांधी की, है ना, बोफोर्स वाले मामले में। जी। दोनों बड़ी हार के वक्त भी कांग्रेस का वोट 35% था। 98 से जब से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, मैं किसी की पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक नई लीडरशिप आई, उससे लेकर आज तक 98 से 2023 हो गए, 30% को भी क्रॉस नहीं किया, और आज हम 20% पर पहुंच गए। कांग्रेस 30 पार नहीं कर पा रही है, और आज तो मध्य प्रदेश के लिए 20% जो पर पहुंचे। आशावान थे उसमें अब थी कह रहे हैं कि अब है नहीं, थी बोलिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।